स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर में। और ज्योग्राफी का आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे कि भारत में राष्ट्र निर्माण की समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। भारत में राष्ट्र निर्माण की क्या क्या समस्याएं हैं, और दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि इन समस्याओं में भौगोलिक कारकों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ये सारी जो समस्याएं हैं इसमें भौगोलिक कारकों की क्या भूमिका है, इसके बारे में आपको बताना है। दो क्वेश्चन आप लोग एक ही क्वेश्चन में समझेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन इसी तरह से दे रहा है, इस तरह से पूछा जा रहा है। अगर आप मेजर 16 का एग्जाम दिए तो आपको पता चल गया कि किस तरह से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। और साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप मेरे चैनल से तैयारी करते हैं, बीएस सेंटर से अगर आप लोग तैयारी करते हैं, तो आप देखे होंगे कि जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है, आपका 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, एमसीक्यूज नहीं था, तो 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन था वो आप अपने खुद से ही लिख लिया होगा। क्योंकि उसी तरह से हम आपको बताते हैं, हम आपको हमेशा बोलते हैं कि अगर आप मेरे चैनल से तैयारी करते हैं तो आपको अलग से एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा, अलग से आपको 1 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम इतना डिटेल में बताते हैं कि आप खुद से 1 नंबर वाले क्वेश्चन को लिख सकें। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भारत में राष्ट्र निर्माण की क्या क्या समस्याएं हैं। राष्ट्र निर्माण का मतलब क्या है, जैसे हमारा जो देश है बहुत बड़ा देश है, ठीक है, बहुत बड़ा एक लोकतांत्रिक देश है, तो इसमें बहुत तरह के जाति, बहुत तरह के भाषा बोलने वाले लोग, बहुत तरह की परंपराओं को, बहुत तरह की संस्कृतियों के रहने वाले यहाँ पर लोग रहते हैं, ठीक है। तो जब हमारा देश आजाद हुआ 1947, जब हमारा देश आजाद हुआ, तो ये देश पूरा तरीके से क्या तितर बितर हो गया था। तो उसके बाद राष्ट्र का निर्माण किस प्रकार से किया गया, इतने सारे विविधताओं के होते हुए भी राष्ट्र को किस प्रकार से संभाला गया, इसी को राष्ट्र निर्माण कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या समस्याएं आई उसके बारे में आपको बताना है, और इसमें इन समस्याओं में भौगोलिक कारक क्या अपनी भूमिका निभाता है उसके बारे में आपको बताना है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि भारत में राष्ट्र निर्माण में क्या क्या समस्याएं हैं, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि इन समस्याओं में भौगोलिक कारकों की क्या भूमिका रही है। तो शुरू करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर को। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिए। हम आपको बोले थे कि जो आपसे छोटे भाई बहन होंगे, जो आपके और भी सगे संबंधी होंगे, मित्र बंधु होंगे, उन तक भी क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर दिए, ताकि वे लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करके रख सके, और जब सेमेस्टर 3 का एग्जाम होगा, जब सेमेस्टर 5 का एग्जाम होगा, तब वो लोग भी अच्छी तैयारी करके जा सकें। इसके लिए क्या है, तो उन तक भी चैनल के बारे में उसको शेयर कर दीजिएगा। समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को, इसकी भूमिका को समझते हैं। कहा जा रहा है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ अनेक धर्म, भाषाएं, जातियां, संस्कृतियां और जीवन शैलियां पाई जाती हैं। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल शासन चलाने की नहीं थी, बल्कि इतने विविध समाज को एक मजबूत और संगठित राष्ट्र के रूप में विकसित करना भी था। ऐसा नहीं कि सिर्फ शासन चलाना, बल्कि इतने बड़े राष्ट्र के, इतने बड़े विविधताओं वाले देश को सुसंगठित मतलब सुचारू रूप से चलाने का भी एक चुनौती था, कि उसको क्या है, तो एक संगठन के रूप में चलाने का सबसे बड़ा चुनौती था। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इस प्रक्रिया को राष्ट्र निर्माण कहा जाता है, और यह जो प्रक्रिया है इसी को राष्ट्र निर्माण कहा जाता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्र निर्माण का अर्थ केवल राजनीतिक एकता स्थापित करना नहीं है, बल्कि लोगों में राष्ट्रीय एकता, समान नागरिकता, विकास के समान अवसर और देश के प्रति साझा पहचान की भावना विकसित करना भी है। क्या कहा गया, राष्ट्र निर्माण का अर्थ केवल ये नहीं कि राजनीतिक एकता हो, मतलब सभी को क्या मिला दिया जाए बस हो गया, बल्कि लोगों में राष्ट्रीय एकता होना चाहिए। लोगों में क्या है, तो राष्ट्रीय, चाहे वो किसी भाषा, जाति, धर्म के हो, लोगों में राष्ट्रीय एकता होना चाहिए, समान नागरिकता होना चाहिए। जितना अधिकार किसी एक जाति के लोग को मिल रहा है, जितना अधिकार किसी एक वर्ग के लोग को मिल रहा है, उतना सभी को मिलना चाहिए। विकास के समान अवसर होने चाहिए, देश के प्रति साझा पहचान की भावना विकसित करनी भी है। भारत ने इन दिशा में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है, फिर भी अनेक समस्याएं आज भी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। अभी भी क्या है, तो बहुत सारी समस्याएं जो राष्ट्र निर्माण को बाधित करता है, तो वो सारी समस्याओं को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि विविधताओं से भरे समाज को एक मजबूत, संगठित और एकीकृत राष्ट्र के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया राष्ट्र निर्माण कहते हैं। विविधताओं से भरे समाज को एक मजबूत, संगठित, एकीकृत राष्ट्र के रूप में जब उसको विकसित करते हैं, वो जो प्रक्रिया होती है उसी को राष्ट्र निर्माण कहा जाता है। हम आपको शुरू में बताया कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो हमारा देश क्या है, तो तितर बितर हो चुका था, मतलब कई सारे वो प्रशासनिक क्षेत्रों में बटा हुआ था, कई सारे क्षेत्रों में बटा हुआ था, कई सारे क्या है, तो राज्यों में, प्रांतों में बटा हुआ था, तो उसको मिलाया गया। जब हम आपको जूनागढ़ का इतिहास पढ़ाए थे, आप लोग नहीं पढ़े, जो बीबीएमक्यू के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है उनको हम बताए थे, ठीक है, तो आप जाकर उसको भी देख सकते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ने में कोई हर्ज नहीं होता है। तो आपको बताया था किस तरह से जो हमारा भारत है वो प्रांतों में पहले बटा हुआ था, फिर सब उसको मिलाया गया, और फिर उसको क्या है, तो एक अखंड भारत बनाया गया, इस तरह से, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रमुख समस्याएं। भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रमुख समस्याएं क्या है, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इन समस्याओं में भौगोलिक कारकों की क्या भूमिका, उसके बारे में हम लोग कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रमुख समस्याएं क्या है। पहला जो समस्या वो है आपका भाषा विविधता की समस्या। यहाँ पर कई तरह के भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, तो ये सबसे बड़ा समस्या यहाँ पर देखने को मिलता है। भारत में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये तो सिर्फ संविधान के तौर पर है।
संविधान ने खुद 22 भाषाओं को मान्यता दी, बाकी बोलने वाले भाषाएं तो सैकड़ों हैं। भाषाई विविधता भारत की सांस्कृतिक शक्ति है, लेकिन कई बार यही क्षेत्रीय अस्मिता भाषाई विवादों का कारण बन जाती है। क्या कहा गया कि जो भाषाई विविधता है वो भारत की सांस्कृतिक शक्ति है। क्या है? सांस्कृतिक शक्ति है, लेकिन कई बार यही जो क्षेत्रीय अस्मिता है भाषाई विवादों का कारण बन जाता है। कई बार क्या है, तो जैसे महाराष्ट्र आप कहानी आप सुने कि अगर मराठी बोलेगा तभी महाराष्ट्र में रहेगा, नहीं तो यहाँ पर नहीं रहने देंगे। तो क्योंकि भाषा अगर अलग अलग बोला जा रहा है तो ये क्या है, हमारा सांस्कृतिक विविधता है, भारत का सांस्कृतिक विविधता है, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर विवाद बन जाए कि अगर आप मराठी बोलेंगे तभी आप महाराष्ट्र में रहेंगे, तो ये क्या है, विवाद बन जाएगा। तो इसी तरह से कहा जा रहा है कि भाषाई विविधता भारत की सांस्कृतिक शक्ति तो है, लेकिन कई बार यही क्षेत्रीय अस्मिता और भाषाई विवादों के कारण बन जाती है। विभिन्न राज्यों में अपनी भाषा को प्राथमिकता की मांग समय समय पर उठती रही है। जितने भी राज्य हैं वहां पर अपनी भाषा की प्राथमिकता देने की मांग समय समय पर उठता रहा कि अगर हम लोग मराठी बोलते हैं तो हमारी भाषा को प्राथमिकता दी जाए, अगर हम लोग तमिल बोलते हैं तो हमारी भाषा को मान्यता दी जाए, यहाँ पर हिंदी को ना थोपा जाए, अंग्रेजी ना लाया जाए या फिर किसी अन्य भाषा को यहाँ पर ना जोड़ा जाए, ठीक है। तो इस तरह से कई बार क्या है, तो अपनी भाषा को प्राथमिकता देने की लोग मांग करते रहते हैं। यदि भाषाई पहचान को राष्ट्रीय पहचान से ऊपर रखा जाए तो यह राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। कहा जा रहा है कि अगर जो भाषाई पहचान, अगर आप मराठी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, ठीक है, कन्नड़ बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, कोई भाषा अगर बोलते हैं, अगर उस चीज को आप राष्ट्र मतलब देश से ऊपर रखेंगे कि मेरा भाषा सर्वोच्च है, मेरा देश कुछ नहीं है, मेरा देश से ज्यादा मेरा भाषा इंपॉर्टेंट है, तब राष्ट्रीय एकता नहीं हो पाएगा, ठीक है, राष्ट्र का निर्माण नहीं हो पाएगा। ये क्या करेगा, राष्ट्र की जो राष्ट्र निर्माण उसको प्रभावित करने का काम करेगा। तो ये बात यहाँ पर कहा गया कि यदि भाषाई पहचान को राष्ट्रीय पहचान से ऊपर रखा जाए तो यह राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। तो पहला आपने देख लिया यहाँ पर क्या समस्या आता है, भाषा की विविधता। दूसरा यहाँ पर समस्या है वो है धार्मिक विविधता और सांप्रदायिकता। धार्मिक विविधता और सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता मतलब क्या, जैसे हम हिंदू हैं तो हम हिंदू धर्म को ही सर्वोच्च मानेंगे, बाकी जितने धर्म उसको हम तुच्छ मानेंगे, उसको मानेंगे नहीं कि वैसा धर्म कुछ है, तो उसको बोलते हैं सांप्रदायिकता, ठीक है। या फिर धार्मिक विविधता, धर्म में भी यहाँ पर बहुत सारी विविधताएं, यहाँ पर कई सारे धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, तो ये भी एक समस्या देखने को मिलता है। भारत अनेक धर्मों का देश है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और फारसी समुदाय के लोग रहते हैं। हालांकि भारतीय संविधान सभी धर्मों को समान सम्मान देता है, फिर भी सांप्रदायिक तनाव और धार्मिक कट्टरता समय समय पर राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती बन जाते हैं। हमारा जो संविधान है वो थोड़ी कहता है कि जो हिंदू है वो मुस्लिम से लड़े, या फिर कोई भी जो जात है जैसे मुस्लिम हिंदू से लड़े, या फिर कोई भी जात का बात ना लड़े, ठीक है, इसके लिए कहता है हमारा संविधान। लेकिन ऐसा नहीं होता, कहीं कहीं क्षेत्रों पर क्या है, तो दुश्मनी रहता है लोगों को एक दूसरे के साथ, और वो क्या है, एक सांप्रदायिक रूप ले लेता है, एक क्या है, जाति वाला रूप ले लेता है। तो ये कहा जा रहा है कि फिर भी सांप्रदायिक तनाव और धार्मिक कट्टरता समय समय पर राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती बन जाते हैं। धर्म के आधार पर समाज में विभाजन राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को कमजोर कर सकता है। धर्म के आधार पर अगर समाज में विभाजन होने लगे कि हम दलित हैं, हम ब्राह्मण हैं, ठीक है, हम ये हैं वो हैं, जिस तरह से अगर इस तरह से अगर समाज को बांटने लगे तो जो राष्ट्र निर्माण है वो प्रक्रिया बहुत ही कमजोर हो जाएगा और देश टूट जाएगा, ठीक है, इस तरह से कहा जा रहा है। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग इसकी समस्या को देखते हैं वो है जातिवाद की समस्या। जातिवाद की समस्या, अगर हम लोग जाति जाति में बढ़ते रहे तो क्या होगा, देश आगे बढ़ पाएगा। सबको चाहे कि सिर्फ मेरा जात आगे बढ़े, मेरा जात आगे बढ़े, उसका जात को नीचे दिखाना है, दबाना है। तो जातिवाद की समस्या यहाँ पर देखने को मिलता है हमारे राष्ट्र निर्माण में। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का प्रभाव लंबे समय से रहा है। आज भी कई क्षेत्रों में जातिगत पहचान राजनीतिक और सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है। कई बार जो जाति है वो राजनीतिक चीजों को प्रभावित करता है, सामाजिक चीजों को प्रभावित करता है। जैसे कहीं पर वोट हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, तो अपने जात को लोग खोजते हैं, ठीक है, अपने धर्म के लोगों को खोजते हैं, अपने जाति को ज्यादा खोजते हैं। तो राजनीतिक और सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करने का काम करता है। जाति के आधार पर भेदभाव और सामाजिक असमानता राष्ट्रीय एकता की भावना को कमजोर करती है। राष्ट्र निर्माण के लिए सामाजिक समानता और समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक है। अगर राष्ट्र का निर्माण चाहिए तो जो सामाजिक समानता है, मतलब सभी को क्या है, तो बराबर मानना पड़ेगा, कोई भी जात छोटा या फिर बड़ा नहीं होता, ये चीजों को आपको सोच के चलना पड़ेगा। और समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक होता है, मतलब सब क्या है, तो एक समान, ये दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या समस्या देखने को मिलता है, जातिवाद की समस्या में देखने को मिलता है राष्ट्र के निर्माण में। अगली समस्या में देखने को मिलता है वो है क्षेत्रवाद और उपराष्ट्रीयता। क्षेत्रवाद और उपराष्ट्रीयता, भारत के विभिन्न क्षेत्रों की अपनी अलग पहचान, क्या कहा जा रहा है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों की एक अलग पहचान, संस्कृति और परंपराएं। सभी क्षेत्रों में क्या है, तो अपना अपना अलग पहचान है, उसकी संस्कृति, अलग अलग परंपराएं हैं। कई बार क्षेत्रीय हितों को राष्ट्रीय हितों से अधिक महत्व दिया जाने लगता है। जो हमारा क्षेत्रीय हित है, कई बार लोग क्या करते हैं, तो क्षेत्रीय हित जो है उसी को राष्ट्रीय हित से ज्यादा महत्व दिया जाने लगता है, जिससे क्षेत्रवाद की भावना उत्पन्न हो सकती है। अलग राज्य की मांग, विशेष दर्जे की मांग और पृथकतावादी प्रवृत्तियां। जैसे अगर हम लोग कुछ क्षेत्र तक क्या है, तो एक भाषा बोलने वाले लोग हुए, तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अलग राज्य हमको चाहिए, अलग डिस्ट्रिक्ट चाहिए। इस तरह से जो मांग है वो क्या करता है, राष्ट्रीय निर्माण को, जो राष्ट्र निर्माण उसको कमजोर करता है, ठीक है। तो ये बात कहा जिसमें क्षेत्रवाद की भावना उत्पन्न होती है,
अलग राज्य की मांग, विशेष दर्जे की मांग, मतलब हमें एसटी में डाल दीजिए, हमें एससी में डाल दीजिए, ये सब जो मांग होते हैं, पृथकतावादी प्रवृत्तियां, इसी पर इसी का परिणाम हो सकती हैं। क्या कहा गया? इसी का परिणाम हो सकते हैं, ठीक है। यह प्रवृत्ति राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती बन सकती है। ये जो प्रवृत्ति है कि हमें अलग राज्य चाहिए, अलग डिस्ट्रिक्ट चाहिए, ठीक है, हमें ये कैटेगरी से निकाल के इस कैटेगरी में डालो, जो पृथकतावादी दृष्टिकोण या फिर जो पृथकतावादी सोच है, मतलब अलग सोच है, अलगाव का सोच है, ये सब क्या सब इसी का परिणाम है। राष्ट्र निर्माण के राष्ट्र निर्माण को प्रभावित करने वाले सब कारण है, ठीक है, जो क्या करते हैं, गलत तरीके से इसको प्रभावित करने का काम करते हैं। यह प्रवृत्ति राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती बनती है। तो ये सब क्या है, सब समस्याएं हैं। पांचवा यहाँ पर हम लोग समस्या देखते हैं, वो है आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता, भारत में आर्थिक विकास सभी क्षेत्रों में समान रूप से नहीं हुआ है। आपको ये बात पता है कि आप ही देखते हो कि आपका जो गांव है, क्या दूसरे गांव से वो ज्यादा सफल है या फिर बराबर है? आपका गांव कमजोर हो सकता है या फिर ज्यादा सफल हो सकता है, बराबर नहीं होगा। आप अगर थोड़े से आगे चले जाएंगे तो आपके गांव से थोड़ी दूर में आपको मार्केट मिल जाएगा, जहां से आप सारे जरूरत के सामान को खरीद करके लाते होंगे। तो भारत में जो आर्थिक असमानताएं हैं, वही बात कहा जा रहा है कि भारत में आर्थिक विकास सभी क्षेत्रों में समान रूप से नहीं हुआ है। कुछ राज्य औद्योगिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत विकसित है, जबकि कुछ राज्य अभी भी पिछड़े हुए हैं। तो उसी तरह से कहा जा रहा है कि जो हमारा भारत है, उसमें सारे राज्य एक तरह से विकसित नहीं है। कहीं पर औद्योगिक केंद्र है, कहीं पर शिक्षा का केंद्र है, कहीं पर क्या है तो सिर्फ हॉस्पिटल वाले क्षेत्र हैं, स्वास्थ्य वाले क्षेत्र हैं, बहुत सारे ऐसे भी क्षेत्र हैं जो पिछड़ा हुआ है। तो यही बात कहा जा रहा है कि कुछ राज्य औद्योगिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत ही विकसित हैं, जबकि कुछ राज्य अभी भी पिछड़े हुए हैं। अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई सामाजिक असंतोष को जन्म दे सकती है। जब लोगों को विकास के समान अवसर नहीं मिलते तो राष्ट्रीय एकता प्रभावित हो सकती है, और अगर लोगों को समान अवसर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, राष्ट्रीय एकता प्रभावित हो सकता है। तो आर्थिक असमानताएं भी क्या है, तो एक समस्या है राष्ट्र के निर्माण में। अगला जो यहाँ पर हम लोग समस्या देखते हैं वो है गरीबी और बेरोजगारी। ये सब क्या है, सब चुनौती है, ठीक है। गरीबी और बेरोजगारी ये सब राष्ट्र के निर्माण में चुनौतियां हैं। गरीबी और बेरोजगारी राष्ट्र निर्माण की बड़ी बाधाएं हैं। जब लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तो उनमें असंतोष और निराशा की भावना बढ़ सकती है। इससे सामाजिक तनाव और राजनीतिक अस्थिरता पैदा होने की संभावना बनी रहती है। जैसे आज के टाइम में अगर हम लोग बात करें तो देख सकते हैं आप कॉकरोच जनता पार्टी, ठीक है, जो आपका कॉकरोच जनता पार्टी वो क्या है, राजनीति से कह सकते हैं मतलब हारा हुआ लोग है वो लोग, क्या है, जैसे कि नीट का पेपर लीक हो गया, उस तरह से बहुत सारे पेपर लीक हो जाते हैं। जो छोटा से छोटा एग्जाम होता है, जो चौकीदार का एग्जाम होता है वो भी बिक जाता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एग्जाम होता है वो भी बिक जाता है। तो लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, असंतोष बढ़ा जाता है, क्योंकि सबको बराबर कहते हैं अधिकार नहीं दिया जा रहा, अवसर नहीं मिल पा रहा। जो पढ़ लिख करके जा रहे हैं स्टूडेंट, उनका कोई फायदा नहीं पढ़ाई का, क्योंकि सब पेपर ही पहले लुटा जा रहा है, बिक जा रहा है। तो सब क्या है, गरीबी और बेरोजगारी है। गरीब और बेरोजगारी राष्ट्र निर्माण में बड़ी बाधाएं हैं। जब लोगों की आधारभूत मूल आवश्यकताएं पूरा नहीं होता तो उनमें असंतोष और निराशा की भावना बढ़ जाती है। इससे सामाजिक तनाव और राजनीतिक अस्थिरता पैदा होने लगता है, ठीक है। तो ये चीज आप देख सकते हैं। अगला यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है पृथकतावाद और उग्रवाद। देश के कुछ क्षेत्रों में अलगाववादी आंदोलन और उग्रवादी गतिविधियों ने राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित किया है। जो अलगाववादी आंदोलन है, मतलब देश से कटने वाले लोग, अलगाववादी मतलब अलग सोच वाले लोग, ठीक है। उग्रवादी गतिविधियां मतलब जो उग्रवादी गतिविधियां करते हैं, ने राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित किया है। ऐसी प्रवृत्तियां राष्ट्रीय अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती प्रस्तुत करती हैं। अगर ऐसी चुनौतियां रही तो वो क्या करेगा, राष्ट्रीय अखंडता को खराब करेगा, मतलब देश में बंटवारे का बात करेगा, देश में तोड़ने का बात करेगा, जाति में उसको बांटने का काम करेगा, धर्म में उसको बांटने का काम करेगा, और आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बना रहता है। कभी भी क्या हो सकता है, दंगा हो सकता है, इसको बोलते हैं आंतरिक चुनौती। तो ये हमने क्या देख लिया, यहाँ पर हमें राष्ट्र निर्माण में जो समस्याएं हैं, राष्ट्र के निर्माण में जो समस्याएं होती है उसके बारे में समझ लिया। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि राष्ट्र निर्माण की समस्याओं में भौगोलिक कारकों की क्या भूमिका होती है। जो भूगोल के कारक हैं, जो भूगोल के कारक हैं, उनकी क्या भूमिका होती है राष्ट्र के निर्माण के लिए। कार्य के राजनीतिक भूगोल के दृष्टिकोण से भारत की अनेक समस्याओं के पीछे भौगोलिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बहुत सारे ऐसे जो कारण है, जिसके कारण क्या है, तो भौगोलिक कारण रहा है राष्ट्र के निर्माण में जो चुनौतियां हैं उसके पीछे कौन सा कारक रहा है, भौगोलिक कारक रहा है। तो उस चीज को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। पहला जो भौगोलिक कारक रहा है वो है विशाल भौगोलिक विस्तार। हमारा जो देश है वो बहुत ही विशाल है, ठीक है, मतलब विश्व में 7वें नंबर पर हमारा देश आता है। तो सोच सकते हैं कितना बड़ा हमारा देश होगा। तो कहा जा रहा है कि भारत का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और इसकी जनसंख्या भी बहुत अत्यधिक है। इतने विशाल भूभाग में प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखना, विकास योजनाओं को समान रूप से लागू करना और सभी क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ना एक बड़ी चुनौती है। यही कारण है कि विभिन्न क्षेत्रों की समस्याएं भी अलग अलग रूप में सामने आती हैं। कहा जा रहा है कि इतना बड़ा देश है हमारा, इतना बड़ा भूभाग है, इसमें प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखना, कि सभी जगह पर क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखना, विकास योजनाओं को समान रूप से लागू करना, कि सभी जगह का विकास हो सके, इसके लिए योजनाओं को लागू करना, सभी क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ना, मतलब जो हमारा मुख्य धारा है, जिससे देश हमारा आगे बढ़ रहा है, उस धारा से सभी क्षेत्रों को जोड़ना, ये सब क्या है, सब बहुत बड़ा एक चुनौती है।
और यही सब जो कारण है वो विभिन्न क्षेत्रों की समस्याएं भी अलग अलग रूप में सामने लाते हैं। क्या करते हैं, अलग अलग रूप में सामने आता है। जैसे बड़ा देश रहेगा तो अलग अलग समस्या, यहाँ पर अलग समस्या हो सकता है, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, ठीक है। तो इतने बड़े क्षेत्र में कहीं से भी समस्या आ सकता है, और हमेशा से अगर इतना बड़ा क्षेत्र है तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, उनकी समस्याएं भी अलग हो सकती हैं। तो विशाल भौगोलिक विस्तार जो है वो भी इसका क्या एक समस्या, एक चुनौती है, भौगोलिक चुनौती है राष्ट्र के निर्माण में। दोस्तों जो यहाँ पर हम लोग इसकी भूमिका देखते हैं, भौगोलिक भूमिका, वो है भौतिक विविधता। भौतिक विविधता देखने को मिलता है, कहीं पर समतल जमीन है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर बर्फ है, कहीं पर बालू है, ठीक है। इस तरह से भारत में हिमालय क्षेत्र, उत्तरी मैदान, मरुस्थल, पठार, तटीय क्षेत्र और द्वीप समूह जैसी विविध भौतिक संरचनाएं पाई जाती हैं। इन भौगोलिक भिन्नताओं के कारण लोगों की जीवन शैली, आर्थिक गतिविधियां और आवश्यकताएं भी अलग होती हैं। परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय समानताएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये सब क्या है, सब समस्याएं हैं, ठीक है। ये सब समस्याओं में क्या है, भौगोलिक कारक हैं। भौगोलिक कारण के कारण ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, क्योंकि कहीं पर हिमालय वाला क्षेत्र है तो वहाँ पर अलग समस्या हो सकता है, जहाँ पर उत्तरी मैदान है वहाँ मतलब जैसे कहीं पर मैदान वाला क्षेत्र है तो वहाँ पर अलग समस्या हो सकता है, मरुस्थल वाले क्षेत्र में अलग समस्या हो सकता है, जो पठार वाला क्षेत्र है, जैसे जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है वहाँ पर अलग समस्या हो सकता है, जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर अलग समस्या हो सकता है। तो ये सब क्या है, सब भौतिक विविधता है, और भौतिक विविधता के कारण क्या है, तो यहाँ पर राष्ट्र के निर्माण में समस्या देखने को मिलता है। अगला जो यहाँ पर हम लोग कारक देखेंगे, अगला जो यहाँ पर हम लोग चुनौती देखेंगे वो है सीमावर्ती क्षेत्रों की समस्याएं। सीमावर्ती क्षेत्रों की समस्याएं सब क्या है, सब भूगोल की भूमिका है। क्या है, भौगोलिक कारकों की भूमिका है। सीमावर्ती क्षेत्रों की समस्याएं, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं अनेक देशों से लगती है, जैसे कि चीन से, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। कई सीमावर्ती क्षेत्र दुर्गम और संवेदनशील हैं। सीमा पर आतंकवाद, अवैध घुसपैठ और सुरक्षा संबंधित चुनौतियां राष्ट्र निर्माण को प्रभावित करती हैं। तो सीमावर्ती क्षेत्रों की समस्याएं यहाँ पर देखने को मिलता है। सब क्या है, तो सब भौगोलिक कारक है, ठीक है, जिसके कारण राष्ट्र निर्माण में चुनौतियां देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कई सारे सीमावर्ती क्षेत्र में जो है वो दुर्गम है और फिर संवेदनशील है, मतलब सेंसिटिव जगह है, जहाँ पर सीमा पर क्या होता है, आतंकवाद आ सकता है, सीमा पार से लोग आतंकवादी यहाँ पर आ सकते हैं, अवैध घुसपैठ हो सकता है, जैसे बांग्लादेश से घुसपैठ यहाँ पर घुस रहा है। सुरक्षा संबंधित चुनौती यहाँ पर देखा जा सकता है, जो राष्ट्र निर्माण को प्रभावित करता है। अगला जो यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे, चौथा, वो है संसाधनों का असमान वितरण। ये भी क्या एक भौगोलिक कारक है। भारत में प्राकृतिक संसाधनों का वितरण समान नहीं है। कुछ क्षेत्रों में खनिज, जल और कृषि संसाधनों की प्रचुरता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में उनकी कमी है। इससे आर्थिक असंतुलन और क्षेत्रीय विकास में असमानता उत्पन्न होती है। तो संसाधनों का असमान वितरण, कहीं पर कृषि योग्य भूमि है तो कहीं पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, कहीं पर पहाड़ है तो कहीं पर समतल जमीन है, कहीं पर बालू है तो कहीं पर सिर्फ पानी है। तो इस तरह से जो संसाधनों का असमान वितरण है, कहीं पर कुछ संसाधन निकलता है तो कहीं पर कुछ भी नहीं निकल रहा। तो ये सब जो संसाधनों का असमान वितरण, ये भी क्या है, एक चुनौती है, भौगोलिक कारक है, ठीक है, भौगोलिक कारक है जो राष्ट्र के निर्माण में एक चुनौती बनता है। पांचों यहाँ पर भूमिका निभाता है भौगोलिक कारक हुए दुर्गम एवं जनजातीय क्षेत्र। दुर्गम एवं जनजातीय क्षेत्र देखने को मिलते हैं। पूर्वोत्तर भारत, हिमालय क्षेत्र और घने वन क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदाय लंबे समय तक विकास की मुख्य धारा से पर्याप्त रूप से नहीं जुड़ पाए। जो पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में रहते हैं, जो हिमालय वाले क्षेत्र में रहते हैं, जो घने वन वाले क्षेत्रों में रहते हैं, वो जो जनजातीय है वो कहा जा रहा है कि लंबे समय से जो विकास की मुख्य धारा है, जो मुख्य भारत है उसका जो विकास का मुख्य धारा है उसके साथ नहीं जुड़ पाए। भौगोलिक कठिनाइयों के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार सुविधाओं का विकास धीमा रहा, जिससे अलगाव की भावना उत्पन्न होने की संभावना बढ़ी। इससे क्या हुआ, तो वो लोग अलग ही रह गए, क्योंकि वहाँ पर अच्छे से स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, अच्छे से शिक्षा व्यवस्था नहीं है, ठीक है, अच्छे से कम्युनिकेशन करने के लिए चीजें नहीं है। इसी कारण क्या, तो अलगाव की भावना उत्पन्न होने की संभावना वहाँ पर बढ़ती रही है। छठा जो यहाँ पर हम लोग इसका रोल देखेंगे वो है परिवहन और संचारी कठिनाइयाँ। परिवहन और संचारी कठिनाइयाँ सब क्या है, सब भौगोलिक कारक हैं। पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में सड़क, रेल और संचार सुविधाओं का विकास अपेक्षाकृत कठिन होता है। इससे इन क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक विकास प्रभावित होता है तथा राष्ट्रीय मुख्यधारा से उनका जुड़ाव कमजोर पड़ सकता है। कहा जा रहा है कि इन क्षेत्रों से क्या होता है, आर्थिक और सामाजिक विकास प्रभावित होता है अगर कहीं पर परिवहन सुविधा कमजोर है, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में, दुर्गम क्षेत्र में, वहाँ पर सड़क नहीं है, रेल नहीं है, मतलब जो परिवहन क्षेत्र है वो कमजोर है, परिवहन व्यवस्था जो कमजोर है, तो इन क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक विकास प्रभावित होता है तथा राष्ट्रीय मुख्यधारा से उनका जुड़ाव कमजोर पड़ जाता है। क्योंकि जब चीजें वहां पर पहुंचेगा नहीं, स्वास्थ्य नहीं पहुंचेगा, शिक्षा नहीं पहुंचेगा, तो लोग कैसे मुख्यधारा से जुड़ पाएंगे, लोग क्यों वहां पर निवेश करना चाहेंगे। अगर निवेश नहीं होगा तो व्यापार नहीं होगा, ठीक है, उद्योग नहीं लगेंगे, उद्योग नहीं लगेगा तो सामान का किलकिली होगा, तो बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। आगे दोस्तों हम देख लेते हैं राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक उपाय। राष्ट्र के निर्माण के लिए क्या क्या उपाय किया जाता है। अभी तक आपने सिर्फ समस्याओं को देखा, पहले आपने देखा कि राष्ट्र निर्माण में क्या क्या समस्याएं हैं, और फिर आपने देखा कि जो भौगोलिक कारक है वो किस तरह से भूमिका निभाता है राष्ट्र के राष्ट्रीय समस्याओं को, राष्ट्रीय निर्माण की समस्याओं में, ठीक है, वो किस तरह से कह सकते हैं अपना भूमिका निभाता है, अपना रोल अदा करता है।
अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं। तो पहला जो उपाय किया जा सकता है वो है राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय एकता मतलब अपनी भाषा से, अपनी जाति से, अपने धर्म से ऊपर राष्ट्र को रखना। सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास सुनिश्चित करना। सभी क्षेत्रों में क्या है तो संतुलित विकास किया जा सके, कहीं पर कम है कहीं पर ज़्यादा है तो उसको थोड़ा सा संतुलित किया जाए। शिक्षा और रोजगार के अवसरों का विस्तार करना है। जैसे पूर्वोत्तर वाले क्षेत्रों पर शिक्षा और रोजगार की कमी है तो उस चीज़ का विस्तार करना। क्षेत्रीय समानताओं को कम करना। सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान देना। जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उसके विकास पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि वहाँ पर घुसपैठिए, आतंकवाद जैसी घटनाएं होती रहती है, जिसके कारण वो क्षेत्र विकास नहीं कर पाता, तो उस चीज़ पर भी ध्यान देना। सामाजिक समरसता और धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहित करना। सामाजिक समरसता मतलब जो समाज में भाईचारा होता है, जो धार्मिक सहिष्णुता है, सभी धर्मों का सम्मान करना, सभी समाज का सम्मान करना, ठीक है, उसको प्रोत्साहित करना। ये सब क्या इसके उपाय हो सकते हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाना, ये सब क्या इसके उपाय हो सकते हैं। तो कुछ हमने उपाय को भी देख लिया। आगे दोस्तों एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि भारत में राष्ट्र निर्माण एक सतत और बहुआयामी प्रक्रिया है। भाषाई, धार्मिक, जातीय और क्षेत्रीय विविधताएं जहाँ इसकी चुनौतियां हैं, वहीं यही विविधताएं भारत की सबसे बड़ी शक्ति भी है। भौगोलिक कारक इन समस्याओं को कई बार और जटिल बना देता है। जो भौगोलिक कारक है वो यही सारी जो समस्या है उसको कई बार और जटिल बना देता है, क्योंकि विशाल क्षेत्रफल, भौगोलिक विविधता और संसाधनों का समान वितरण विकास और एकीकरण को प्रभावित करते हैं। तो इससे एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा। आपको करना क्या रहता है, जो आपने ऊपर पढ़ा, जो आपने ऊपर समझा, उस चीज को बस आप 2-4 लाइन बढ़ा करके क्या करेंगे, निष्कर्ष लिख करके इस तरह से निष्कर्ष लिख लीजिएगा और 4-5 लाइन लिख दीजिए, आपका काम हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। आपसे ये पूछा गया था कि भारत में राष्ट्र निर्माण की क्या क्या समस्याएं हैं वो बताइए, और साथ में इन समस्याओं में जो भौगोलिक कारक है उनका क्या योगदान रहा है, क्या भूमिका उनका रहा है, ठीक है, ये आपको बताना है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है, वीडियो को लाइक करना ना भूले, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। आपके जो जूनियर उन तक भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करके रख सके और अपने सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे से एग्जाम दे सके, अच्छे मार्क्स ला सके। अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।